गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति अर्थात औद्योगिक क्रांति। वैसे मैंने आपको बताया क्या होती है कि जो वस्तुएं होती है, वस्तुओं का निर्माण हाथ के बजाय अब जो स्वचालित जो मशीनें होती है उनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण अधिक से अधिक किया जाता है। तो ऐसी जब क्रांति होती है तो उसे आप औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान तथा तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार तथा ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। अर्थात क्या है कि मशीनों का उपयोग किया गया, औद्योगिक कार्यों के लिए वैज्ञानिकता आ गई। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के लिए तरीके विकसित किए, जैसा कि पहले कभी देखने को नहीं आया था। नई मशीनों जैसे कि स्पिनिंग जेनी नाम की सूत काटने वाली मशीन, एक मशीन थी स्पिनिंग जेनी जो सूत काटने का काम करती थी, ने औद्योगिक उत्पादन को बेशुमार रूप से बढ़ाया। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों जैसे भाप से चलने वाले इंजन के विभिन्न स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया, अर्थात उत्पादन ज़्यादा होने लगा, आसान तरीके से होने लगा। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखाना की नई औद्योगिक व्यवस्था व अधिक उत्पादन यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को जन्म दिया। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल दुनिया भर से प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए। अब देखिए, आपको पता है कच्चा माल तो जो उपनिवेश थे, अर्थात जैसे ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बना रखा था, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के भी कुछ देश थे जिनको इन्होंने उपनिवेश बना रखा था। तो कच्चा माल इनको इन उपनिवेशों से प्राप्त होता था। कम दाम पर ये यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे और अपने देश ले जाकर उसको तैयार करते थे। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुए। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ के काम की तलाश में शहर आकर बस गए। अर्थात ये जो इनकी एक तरीके से जो मजदूरी करने के लिए लोग आए थे वो ग्रामीण से अब शहरों में आकर बस गए थे, वो इनको पूरा कर रहे थे। कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की। कस्बे और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान बने। यहाँ ऊंच नीच की विषमताओं में बटा विशाल जनसमूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भरे इलाकों में रहने लगा। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी उन्हें शहरों में झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में रहने को विवश थे। अर्थात जो गांवों से शहरों की तरफ आए थे अब वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, गंदी बस्तियों में रहने लगे। आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों और व्यवसाय पर नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, समाज में परिवर्तन हो रहा है तो समाज के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जो सामाजिक विज्ञान है और जो समाजशास्त्र है, ये जो विचारधारा है, इन विचारधाराओं ने भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। प्रारंभ से ही समाजशास्त्रीय विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों में इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है
अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी, जो इसके सामाजिक संकायों की देखरेख करती है। अर्थात कोई भी समाज है, उसका जो अध्ययन है वो उसकी जो वैज्ञानिक सूचना है उसके आधार पर किया जाता है कि किस तरीके से जो बदलाव है वो हुए हैं और किस तरीके से उसने नई नई चीज़ें, नए नए परिवर्तन किए हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसी चिंतन मनन का परिणाम है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। मूल निवासी जर्मनी के हैं, लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया गया कार्ल मार्क्स को, और वो ब्रिटेन में रहने लगे। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार एवं शोषण को खत्म करने की वकालत की। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया जिसे मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उसने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बताया है और सामाजिक समानता की बात कही है। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। अर्थात जो अमीर वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे या जो संसाधन उनके पास थे, उनका इन्होंने विरोध किया है। मार्क्स का ये कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद में समस्त जो साधन होते हैं वो पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं और वही उनका संचालन करते हैं। पूंजीवाद मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। अर्थात समाजवाद ये जिसमें समस्त जो साधन होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो समाज के हाथ में होते हैं और उनका स्वामित्व और संचालन समाज के द्वारा ही होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफ़ी अलग थलग पाता है। दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप में व्यक्तिगत बना दिया है। अर्थात पहले तो क्या था कि सामाजिक रूप से अर्थात सभी लोग एक दूसरे के जो संसाधन थे उनका उपयोग करते थे, लेकिन अब जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो अधिकार है वो पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में आ गए हैं। आपसी संबंध ज़्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। जैसे मान लो कोई भी अपने स्थानीय स्तर पर किसी वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे मान लो एक कुम्हार मटकी बनाने का काम करता है, तो उस कुम्हार का जो अपना कार्य है उस पर पूर्ण नियंत्रण होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो सामान है वो तो मशीनों से बनाया जाने लगा। तो जो मशीनें तो जो पूंजीपति लोग हैं उनकी होती है, ठीक है। तो जो उत्पादन था उस उत्पादन पर जो व्यक्ति थे, जो समाज था, उसका किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं था। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह संघर्ष करता है। जहाँ वह आज़ाद तो है परंतु अलग थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि ये व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा है क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अर्थात क्या है कि अब ये अंतर तो आ गया, लेकिन इस अंतर का विरोध लोग करेंगे।
पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण के शिकार हैं, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त एवं स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। और ऐसा होता भी है, हर देश में ऐसा ही होता है। जब भी अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा अंतर दिखाई देता है तो जो गरीब लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो फिर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसे राजनीतिक सामाजिक विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित है। ये उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्थाएं एक काल विशेष में जीवन की विशेषताओं को दिखाती है। अर्थात क्या है, जो भी अंतर आता है वो अलग अलग स्तर पर किस तरीके से आता है उसको ये जानने का प्रयास करते हैं। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं। जैसे एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है और फिर एक ढांचा और इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादन शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है जैसे भूमि है, मजदूर है, तकनीक है, ऊर्जा है। ये विभिन्न साधन है जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोल। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं क्योंकि ये स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। अर्थात क्या है, उत्पादन में केवल जो मशीनें हैं वही काम में नहीं आती बल्कि उत्पादन में हर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जहाँ से कच्चा माल मिलता है तो भूमि हो गया जो प्राकृतिक रूप से काम में आता है। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जल, भूमि, जानवर इत्यादि आते थे। यानी कि शुरू में इनका ही उपयोग लोग करते थे, इनको ही काम में लेते थे। इसमें तकनीक के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे पत्थर के सरल औजार, शिकार के हथियार, ठीक है, यानी कि साधारण तौर तरीकों से उनका उपयोग किया जाता था। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे, अर्थात सभी लोग, निजी अवधारणा नहीं थी, सभी लोग उपयोग करते थे। शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता था। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित थी। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग हैं जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया कि मार्क्स का ये मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा है। व्यक्ति अपनी जीवनचर्या कैसे कमाता है इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं परंतु सोच भौतिक जीवन को आधार नहीं देती। ये तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था। उस समय ये प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। अर्थात मार्क्स का मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है और उसे सोचने, विचारने, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के नींव होते हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस तरह अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार ये पहले भी बदल रही है तो हम ये सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मार्क्स का उत्तर रहा वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने क्या बताया कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए वर्ग संघर्ष क्या होता है। मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता
अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया में संदर्भ में था। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग में निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे ही तथा उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें इसकी पहचान उस समय न हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक तथा उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है, जिसका परिणाम संघर्ष होता है। उदाहरणतः उत्पादन के पूंजीवादी साधन सरबराह वर्ग का निर्माण करते हैं, जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है, जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ। सर्प तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे तथा कानून एवं पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। अतः ये एक वृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था। उत्पादन प्रक्रिया में साझी रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। ठीक है। अब देखिए, समाज में जो अमीर वर्ग होता है उनकी संख्या बहुत कम होती है, लगभग 20% होती है, लेकिन इनके पास में जो संसाधन है वो ज़्यादा होते हैं, अर्थात 80% संसाधनों के मालिक होते हैं। और जो गरीब वर्ग होता है उसकी संख्या होती है अधिक, इनकी संख्या लगभग 80% होती है, लेकिन इनके पास में संसाधन बहुत कम होते हैं, लगभग 20% संसाधन इनके पास में पाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं समाज में जिनको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, उनके पास में जो साधन है वो पर्याप्त है, लेकिन कुछ अधिकतर जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो ऐसे हैं जिनकी आपूर्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता है कि जो अमीर और जो गरीब होते हैं उनमें क्या होता है, संघर्ष होता है। अर्थात जब संघर्ष चलता है तो जो गरीब लोग हैं जिनकी संख्या अधिक है, ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं उन पर अधिकार कर लेते हैं, इनके जो आर्थिक संसाधन है उनको ले लेते हैं, इन पर अधिकार कर लेते हैं और समाज में समानता की स्थापना होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका ये मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, में मार्क्स व एंगेल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती है कि प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने यह बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ है तथा प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा कि आजाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्प, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं, निरंतर, कभी दबे रूप में, कभी खुले रूप में और कभी युद्ध में। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोध से पहचाने जाते हैं। पूंजीवाद व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर से अधिकार समाप्त हो गया। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए या श्रम को बेचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अर्थात संपूर्ण जो अधिकार थे वो अमीर वर्ग के पास में थे। अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हों
तो वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने वर्गित तथा पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों से प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है, जो पहले ही शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है। इसे ही क्रांति कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोधों का जन्म होता है, जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं भी संपूर्ण समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। ये प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्यायसंगत ठहराता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि। अब ये जो आगे का है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।